तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम कहते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अब देखो, जो ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास है, ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में डील करेंगे। पहले तो हम बेसिक की बात करेंगे, उसके बाद आएंगे टॉपिक पे। और ये चैप्टर डील कर रहा है किसके साथ, हमारे पास जेकेपीएससी एग्जाम के लिए स्पेशली क्राफ्ट किया गया डिज़ाइन है। तो व्हाट इज़ बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले बात करते हैं आईआर की रेंज क्या है। आईआर मतलब इंफ्रारेड रेज की रेंज क्या है। तो बेटा रेंज की अगर मैं बात करूँ तो रेंज स्टार्ट करती है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। कहाँ से बेटा, 2.5 से माइक्रॉन से अप टू कहाँ तक बेटा, हमारे पास ये डील करती 15 माइक्रॉन तक। ये रेंज हमारे पास है किसकी बेटा, आईआर की रेंज हमारे पास है। ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ है। और इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर अगर निकालें तो वेव नंबर के टर्म में क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास 1/वेवलेंथ होता है। ठीक है, उसकी रेंज के हिसाब से जाएं तो ये बेटा हमारे पास वेव नंबर के टर्म में 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से ये रेंज करे हमारे पास कहाँ तक, 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमारे पास वेव नंबर के टर्म में रेंज करे हमारे पास। ये पहले आपका आईआर रेंज हमारे पास है। दूसरा पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब भी कोई मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, मॉलिक्यूल रोटेट करता है। अब इस केस में मॉलिक्यूल अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशन के केस में हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो द क्राइटेरिया फॉर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट whenever molecule is irradiated with IR, there must be change of dipole. So the very first thing is that it must bring a change in dipole moment, change in a dipole moment. One criteria is this. ठीक है, और इसी केस में ये IR एक्टिव होगा। पहला पॉइंट ये भी हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें अगर डाइपोल है तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे बात करूँ मैं, HCl की बात करता हूँ, HCl की बात करते हैं, यहाँ पे वाटर की बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं। सारे मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बेटा, आईआर एक्टिव हैं। बट बात करें यहीं पे बात करें हमारे पास H2 मॉलिक्यूल की या फिर O2 मॉलिक्यूल की, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या है, ये है आपके आईआर इनएक्टिव हैं और ये वाइब्रेशंस नहीं शो करते। तो पहली बात ये क्लियर हमारे पास। तो जितने भी होमोटॉमिक डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं वो आईआर इनएक्टिव हैं। तो दिस इज द वन केस। थर्ड पॉइंट बात करते हैं बेटा, यहाँ पे अगर वाइब्रेशन की बात हो रही है तो वाइब्रेशन की जब भी बात हो हमारे पास, तो ये दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी की भी, रेंज क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल हैं जो आईआर एक्टिव होंगे। तो याद रखना, जिनमें हमारे पास डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाए वो हमारे पास आईआर एक्टिव होते हैं, मतलब कि मॉलिक्यूल हमारे पास कहीं ना कहीं पोलर होंगे। अगर कंपाउंड नॉन पोलर है, होमोटॉमिक है, डायटॉमिक है, तो केस में इनऑरेक्टिव हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो अपने याद रखना, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बात करेंगे यहाँ पे, तो बेटा अगर मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे पहले ज्ञान दे रहा हूँ जो आपको याद रखना, जो आपको मैंडेटरी है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑल दीज थिंग्स। थर्ड पॉइंट, अब हम निकालेंगे एनर्जी। तो कैसे निकालें भाई एनर्जी, एक प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो एनर्जी EV इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल लेवल इज इक्वल टू V प्लस 1/2 H न्यू। अब बेटा यहाँ पे जो V है, ये V क्या है हमारे पास, तो बेटा ये V हमारे पास है आपका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर whose value is equal to 1 2 3 and so on up to n नंबर। ठीक है, और अगर इसी को थोड़ा सा अगर मैं फॉर्मूले को चेंज करूँ, यू नो दैट हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास आपका यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, उसके हिसाब से अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो बेसिकली क्या क्या आता है। देखो भाई, सबसे पहले आपको पता है कि भाई दिस V इज इक्वल टू क्या होता है भाई, यहाँ पे ये भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, एंड वी नो दैट C और 1/λ इज इक्वल टू म्यू बार। तो अगर इसको मैं फॉर्मूले को चेंज करूँ, ये फॉर्मूला ऐसे ही बन सकता है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू V क्वांटम नंबर, ठीक है, वाइब्रेशन क्वांटम नंबर 1/2, और यहाँ पे H की जगह पे H, और मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज किसे भी, यहाँ पे C वेलोसिटी और V वेव नंबर से चेंज किया। तो ये बन गया अभी पहला केस।
ठीक है। अब यही जो वेव नंबर है, इसी को हम अगर थोड़ा और चेंज करें तो कहीं ना कहीं इसको हम चेंज कर सकते हैं एक फ्रीक्वेंसी से, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से। और जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी वो ऑसिलेटर की क्या होगी, तो वी कैन आल्सो राइट, अगर हम ई वी निकालें, ई वी इज़ इक्वल टू वी प्लस 1/2 एच और सी, और यहाँ पे ओमेगा, ओमेगा वी कैन से इलेक्ट्रॉन। और ये ओमेगा इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे भी, ये ओमेगा ई क्या है, तो बेसिकली ओमेगा ई हमारे पास है आपका इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और एनर्जी भी इसकी है, यह है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी भी यहाँ पे पहला फॉर्मूला हमारे पास। या तो ऊपर वाला याद रखेगा, कैसी फॉर्मूले को मॉडिफाइड फॉर्म में, ये याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो ये था भाई हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर के, अगर ऑसिलेटर हार्मोनिक नहीं है ना हार्मोनिक, फिर क्या होगा हमारे पास, तो रिमेंबर बेटा फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, उस केस में एनर्जी कैसे निकालें, तो उस केस में एनर्जी निकालें, ई वी इज इक्वल टू वाइब्रेशन ऑफ क्वांटम लेवल 1+2, यहाँ तक सेम, एच सी ओमेगा ई माइनस वाइब्रेशन क्वांटम नंबर 1/2 का, यहाँ से होगा भाई यहाँ पे। अब इस केस में हमारे पास यहाँ पे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आएगा आपका स्क्वायर एच सी ओमेगा ई, और यहाँ पे क्या आएगा एन हार्मोनिक कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एक्स ई। तो एक्स सी बेटा यहाँ पे क्या है, ये आपका एन हार्मोनिक कांस्टेंट है, एन हार्मोनिक, ठीक है, एन हार्मोनिक कांस्टेंट है। तो यहाँ तक क्लियर बेटा हमारे पास, ठीक है। और इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल होती है, बहुत जीरो पॉइंट कुछ में आती है हमारे पास वैल्यू, हम लिखने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हो गए 2 पॉइंट। अगर इसके बाद हम यहाँ पे ये भी फॉर्मूला याद रखना बेटा, किसके लिए, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए। ऊपर वाला किसके लिए, ऊपर वाला है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए। तो ये बेटा जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, दिस इज फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड दिस इज फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट हमारे पास अगर एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो बेटा एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। एनर्जी डिफरेंस से पहले आपको बता दूं, यहाँ पे 4th पॉइंट सिलेक्शन रूल क्या होता है हमारे पास। सिलेक्शन रूल हमारे पास ये कहता है कि अगर चेंज इन वाइब्रेशन एनर्जी हमारे पास है दैट इज इक्वल टू +-1। तो अगर मैं यहाँ पे एक वाइब्रेशन में जा रहा हूँ, वी से यहाँ पे वी लेवल में v+1 में जा रहे हैं, अगर हमारे पास ये फॉलो कर रहे हैं, तो एनर्जी चेंज होगा हमारे पास, एनर्जी चेंज डेल्टा ई इज इक्वल टू, ये होगा बेटा v+1 लेवल में जा रहे हैं आप, और आगे क्या आएगा, आगे आएगा +1/2 एच सी ओमेगा ई माइनस क्या आएगा बेटा, अगेन हम जा रहे हैं कहाँ पे, वी लेवल में, v+1/2, ठीक है, एच सी ओमेगा ई। और ये किसके बराबर आता है बेटा, यहाँ पे याद रखना, दिस इज इक्वल टू एच सी ओमेगा ई के बराबर। दैट मीन्स आपका डेल्टा ई कितना आया, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओमेगा ई, मतलब आपका ओमेगा ई कितना आया, वह आया डेल्टा ई अपॉन एच सी। और ये डेल्टा ई अपॉन एच सी होगा बेटा इसके बराबर यहाँ पे, ठीक है, चेंज इन वेव नंबर्स। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे, सिंपल सी बात यहाँ पे करें। सो दिस इज द वन केस। अब हमारे पास मतलब आपको यहाँ से मिलता है भाई ओमेगा ई इज इक्वल टू चेंज इन द वेव नंबर, ठीक है, फॉर द 2 लेवल्स व्हेन देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ द वाइब्रेशन फ्रॉम वी टू v+1। तो जहाँ पे सिलेक्शन रूल ने फॉलो किया भाई यहाँ पे। नेक्स्ट आते बेटा हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सी बात याद रखना यहाँ पे कि भी हमने ये तो फॉलो किया, बट अगर मान लो किसी केस में अगर हमारे पास यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो अगर v0 से सबसे पहले जा रहा कहाँ पे जाएगा, कौन सा लेवल हमारे, अगर ट्रांजिशंस हो रही बेटा v0 से लेके ये कहाँ पे बेटा v1 पे, तो ये सबसे लोवेस्ट लेवल में ट्रांजिशन होगी, ये सबसे लोवेस्ट लेवल होगा हमारे पास, पहली बात यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसकी पॉपुलेशन मोस्ट पॉपुलेटेड होगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी, मतलब ये मोस्ट इंटेंस होगा,
मोस्ट इंटेंस होगा, और इसी को बोलेंगे बेटा यहाँ पे दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो व्हाट इज फंडामेंटल वाइब्रेशन व्हेन इट इज ट्रांजिशन फ्रॉम V0 टू V1, और इसी को बोलेंगे फंडामेंटल ट्रांजिशन या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर हमारे पास V0 से ट्रांजिशन कर रहा है हमारे पास कहाँ पे बेटा V2 में, तो इसको बोलते हैं बेटा हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन, ये फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, ये वीक होता है। सिमिलरली हमारे पास अगर V0 से लेके बेटा हमारे पास यहाँ पे जाए V3 में, तो ये बेटा बनेगा सेकंड ओवरटोन। इसी तरह फोर्थ में बनेगा हमारे पास यहाँ पे थर्ड ओवरटोन। ऐसे ओवरटोन चलते रहते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। और ये जो ओवरटोन्स हमारे पास ये वीक होते हैं, काफ़ी वीक इंटेंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया भाई यहाँ पे। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डन हमारे पास। अब हमारे पास आपको ये यहाँ पे याद रहा, उसके बाद जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है या फिर फर्स्ट ओवरटोन है या फिर आपका सेकंड ओवरटोन है, ये तो वीक है, ओवरटोन तो वीक होते हैं, बट जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, मोस्ट पॉपुलेट होती है और मोस्ट इंटेंस होती है। ये भी याद रखना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कब होती है, जब हमारे पास आपका V0 से चेंज करा कहाँ पे, V1 पे। फंडामेंटल हमारे पास V0 से अगर 2 में जा रहा है तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट ओवरटोन। V0 से हमारे पास 3 में जा रहा है तो क्या होगा बेटा, सेकेंड ओवरटोन। अगर 4 में जा रहा है तो क्या होगा, वो तो होगा थर्ड ओवरटोन। तो हो गया यहाँ पे एनर्जी का भी कंसेप्ट हमारे पास हो गया, एनर्जी कैसे निकालते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट हमारे पास बेटा आपको याद रखना है यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट आपको निकालना है यहाँ पे, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम की बात करें। लिक्विड में मोस्ट ऑफ टाइम ये रिस्ट्रिक्ट होता है, और साथ में उसमें लिक्विड में क्या होती है, रोटेशन नहीं होती। तो प्योर कहाँ मिलेगा, प्योर मिलेगा हमारे पास आपका लिक्विड्स में। तो अगर मैं बात करूँ प्योर वाइब्रेशन की, कहाँ मिलेगा बेटा, पहले लिक्विड मिलेगा। लिक्विड में क्यों मिलेगा, लिक्विड इसलिए मिलेगा क्योंकि जो लिक्विड है उनमें रोटेशन नहीं होती भाई यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, गैस में रोटेशन वाइब्रेशन हो जाती है हमारे पास। इसमें निकालेंगे हम क्या, यहाँ पे वेव नंबर निकालेंगे ऑफ लाइंस। तो हाउ टू कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है, मतलब डेल्टा V बार क्या निकालें, ठीक है। ये हो गया भाई हमारे पास आपका ओमेगा नॉट प्लस 2Bm, ठीक है, ओमेगा नॉट प्लस 2Bm। तो ये होगा भाई वेव नंबर हम निकाले लाइन की, कैसे निकाले, हमारे पास B क्या है यहाँ पे, B हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम रोटेशन कांस्टेंट पढ़ा था, B के बारे में पढ़ा था हमारे पास। तो B क्या होता है उन्हें डिस्कस किया है। M हमारे पास यहाँ पे क्या, तो M हमारे पास डिपेंड करता है, M की वैल्यू क्या है यहाँ पे। M की वैल्यू हमारे पास पहली बात यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे बैंड सेंटर, इसको बोलेंगे बैंड सेंटर, ठीक है। और कॉरस्पॉन्ड करें किसके बराबर हमारे पास, अगर M 0 है, टोटल वैल्यू 0 आएगी, तो इसमें डेल्टा V किसके बराबर आएगा, वो आएगा ओमेगा नॉट के बराबर इस केस में, क्योंकि सारा अगर M 0 फिलहाल तो 0 नहीं होता, बट एक कॉरस्पॉन्ड करेगी हमारे पास किस साथ, यहाँ पे इसके साथ, ठीक है भाई। दूसरा केस हमारे पास अगर M 0 तो M क्या हो सकता है, M कैन बी +-1, इट कैन बी +-2, इट कैन बी +-3, ठीक है भाई। तो इसमें जो प्लस है वो उसका मतलब ये है कि भाई जो डेल्टा J का डिफरेंस होगा वो होगा +1 एब्जॉर्प्शन, और डेल्टा J होगा -1 तो होगा इमिशन। हमारे पास दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे 3 क्राइटेरिया बताऊंगी प्योर लाइन की बात करें, वेव नंबर की लाइंस की बात करें। देखो बेटा एक सिंपल से नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ पे पहले -1 प्रोसीड करते हैं, फिर 0 करते हैं, फिर हमारे पास आपका +1 करते हैं, ठीक है। कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस बना रहा हूँ ऐसे, हमारे पास जो इक्वली स्पेस्ड है 2B के बराबर हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्पेक्ट्रल लाइन बना दी मैंने, ठीक है बेटा। जब हमारे पास -1 आया योगा भाई आपका P ब्रांच, जब आपका 0 आया योगा आपका Q ब्रांच, जब आपका +1 आया योगा आपका R ब्रांच की, किसकी वैल्यू भी डेल्टा J की वैल्यू। तो याद रखना जब डेल्टा J इज इक्वल टू -1 होगा, तो बेटा बताओ डेल्टा J इज इक्वल टू -1 कौन सी ब्रांच बेटा, P ब्रांच, P ब्रांच। अच्छा बेटा J इज इक्वल टू 0 क्या होगा बेटा, Q ब्रांच। और अगर J इज इक्वल टू +1 तो बेटा क्या होगा हमारे पास +1 में, तो योगी बेटा R ब्रांच, ठीक है। सभी स्पेक्ट्रल लाइन का डिफरेंस कितना होगा, 2B के बराबर। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इन तीनों केस में सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इस केस में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज मोर देन ओमेगा नॉट, इस केस में आपका ओमेगा नॉट इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी, इस केस में आपका फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा नॉट के बराबर हमारे पास। ये होगी 3 ब्रांचेस आपके पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं। दिस इज योर 5th पॉइंट। अब बेटा 6th पॉइंट पे आता हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका एनर्जी फार्मूला हमारे पास है, इंपॉर्टेंट आपका एनहार्मोनिसिटी के लिए जो एनर्जी फार्मूला वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक इंपॉर्टेंट आपका ये फार्मूला बेटा हमारे पास नंबर 1 फार्मूला, उसके बाद बेटा नंबर 2 हमारे पास ये होगा भी आपका नंबर 2 फार्मूला हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 हमारे पास हम निकालें तो यहाँ पे ये भी याद रखना बेटा हमारे पास कैसे निकाला हमारे पास यहाँ पे, सो दिस इज ऑल्सो एनर्जी डिफरेंस भी याद रखना हमारे पास कैसे निकाला, थर्ड फार्मूला। उसके बाद बेटा हमारे पास वाइब्रेशन के लिए जो प्योर नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास वेव नंबर की निकालते हैं उसके लिए फोर्थ फार्मूला हमारे पास यहाँ पे, और पी क्यू आर ब्रांचेस क्या हैं उनके लिए हमारे पास जे की वैल्यू क्या होती है, और साथ में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन वहाँ पे किसके वेव नंबर के बराबर क्या इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या हमारे पास उसका बता सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वी हैव 6th पॉइंट। तो मेरा 6th पॉइंट क्या आएगा, गिने चुने मेरे पास यहाँ पे 10 पॉइंट होंगे, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो जाएगी, अभी 6 पॉइंट चला, 10 या 12 पॉइंट होंगे, उससे ज़्यादा हमारे पास होंगे। 5th पॉइंट हमारे पास क्या आएगा बेटा यहाँ से, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है। 5th पॉइंट बेटा हम निकालते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कैसे निकालें और इसका क्या क्या हमारे पास रीज़न है। तो अभी हमने थोड़ी देर यहाँ पे ये भी देखा बेटा, पहले तो निकालते हैं डेल्टा वी का डिफरेंस हमारे पास क्या वी बार का डिफरेंस होता है बेटा 2b के बराबर, और 2b के होगा बेटा वैसे यू नो दैट b इज इक्वल टू व्हाट इज b, सो b इज इक्वल टू यू नो दैट h अपॉन 8 पाई का स्क्वायर IC। तो अगर बेटा 2b है तो हमारे पास क्या होगा, 2b इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बनेगा आपका h अपॉन 4 पाई स्क्वायर IC। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं। अब आपको पता चला यहाँ पे 2 कम क्यों गया, क्योंकि ऊपर 2 टाइम्स हमने किया तो 4 आएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात यहाँ पे ना, ये बनेगा आपका h अपॉन 4 पाई का स्क्वायर IC। डन यहाँ पे बेटा, ये हो गया आपका चेंज इन अ वेव नंबर्स। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ से। अब क्या मैं यहाँ से आई निकाल सकता हूँ, ऑफ कोर्स यहाँ से आई निकाल सकता हूँ। बताओ बेटा यहाँ से आई क्या होगा, तो आई हमारे पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा कभी कभी आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन किसका था यहाँ पे, तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड वी कैन से वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसीज। ओके, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बेटा यहाँ पे बता दो, तो दिस आई इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, उसके बाद वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और इंटू c। ये बन सकता है बेटा हमारे पास एक पहला फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना, रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। ठीक है भाई, वाइब्रेशन वेव नंबर फ्रीक्वेंसी, तो इसका एक फॉर्मूला ये से बनता है। डन है बेटा यहाँ से। जब भी आप पढ़ोगे वाइब्रेशन को रोटेशन का साथ में पढ़ना, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ पे भी दी हुई है। 7th हमारे पास अगर हम निकालें बेटा एनर्जी, तो हम निकालते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसको नोट करते हैं, इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन एनर्जी निकालते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं बेटा DE से, और DE क्या होगा बेटा यहाँ पे, DE इज इक्वल टू WE। WE इज द what is WE? So WE is called equilibrium vibrational frequency of oscillator अपॉन क्या आएगा बेटा 4x आएगा, 4x। डन यहाँ पे। ठीक है, 4x ही लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसके बावजूद हमारे पास जब 4xe हमारे पास आता है बेटा, सो आई हैव टू यूज चार्जर। ठीक है बेटा, बट अगर ट्रू वैल्यू में देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास बात करते हैं यहाँ पे फॉर ग्राउंड लेवल क्या हो गया यहाँ पे बेटा, तो ग्राउंड लेवल की बात करें तो v इज इक्वल टू 0। ठीक है, उस केस में क्या होगा, तो d0 इज इक्वल टू यह आएगा WE अपॉन 4xe माइनस 1/2 ऑफ ओमेगा E, 1 माइनस 1/2 XE के बराबर आएगा। तो ये भी आप कहोगे डिसोसिएशन एनर्जी का रिलेशन हमारे पास यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट होगा भाई। 7th के बाद है बेटा 8th हमारे पास, 8 निकालते हैं यहाँ से। अब हम निकालेंगे K। तो यू नो दैट हमारे पास यूजिंग हुक्स लॉ, अगर मैं हुक लॉ की बात करूँ, ठीक है, इस केस में जो वाइब्रेशंस होती हैं हमारे पास होती है बेटा यहाँ पे, तो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई c एंड रूट ऑफ k अपॉन म्यू। तो k हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, k यहाँ पे बेटा फोर्स कांस्टेंट है पहली बात। म्यू हमारे पास यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, तो इस केस में हमें इसको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे इसको डील करना है, क्या इसमें डील करना है, वो हम बात करेंगे यहाँ पे। तो भाई अब अगर मुझे यहाँ से बताया जाए कि बेटा हमारे पास इसको रिलेट करना है
इसको रिलेट करना है, तो अब इसी फॉर्मूले को यहाँ से मैं यूज़ करूँगा यहाँ से। तो सबसे पहले हमारे पास अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, हमारे पास हुक्स लगा रहा हूँ, आई आर निकाल, तो पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस फॉर्मूले में मैंने आई निकाला, ठीक है। अब मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हमारे पास यूज़ करूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पढ़ाया था को पहले कि भी हमारे पास डेल्टा यू क्या आएगा, वो डब्ल्यू ई के बराबर आता है, और वो किसके बराबर आएगा, तो वो आएगा बेटा हमारे पास 1/2 पाई, ठीक है बेटा, 2 पाई, इसको हम वी बार किया ना, सी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/2 पाई, तो यहाँ पे आएगा बेटा रूट ऑफ के अपॉन यू। हाँ, अगर फ्रीक्वेंसी करें फिर हमारे पास सी आएगा, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं करें फिर आपका वी बार करें तो फिर आपका सिंपल ही आएगा, ठीक है। हो गया यहाँ से भी। तो क्या यहाँ से मैं रूट के निकाल सकता हूँ, ऑफ कोर्स। पहले इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ये बन गया 2 पाई डेल्टा वी बार इज इक्वल टू रूट ऑफ के अपॉन यू। अच्छा, अभी ये क्या बना बताओ, अभी रूट ऑफ के इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा वी बार, और यहाँ से हो गया रूट म्यू। बस यहाँ से के निकालो, के क्या बन गया यहाँ पे, तो ये बन गया 4 पाई का स्क्वायर डेल्टा यू का वी बार का स्क्वायर, और ये हो गया भी आपका म्यू। ये बना आपका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। बस एक कसर है यहाँ पे, रिड्यूस मास लगा दो। एज एन रिड्यूस मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 मल्टीप्लाई बाई m2 अपॉन m1 प्लस m2। कहाँ पड़ा है, ये रोटेशन पड़ा है, तो बताओ इसका यूज़ क्या होगा यहाँ से निकाल के। ये होगा 4 पाई का स्क्वायर, 4 पाई का स्क्वायर, ये होगा भी आपका, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे भी, हमारे पास ये है डब्ल्यू ई के बराबर है ना, तो डब्ल्यू ई का स्क्वायर, ठीक है, डब्ल्यू ई का स्क्वायर, और ये आएगा आपका m1 मल्टीप्लाई बाई m2 अपॉन m1 प्लस m2। मैंने रिड्यूस मास की वैल्यू लगाई, तो ये भी हमारे पास के की वैल्यू यहाँ से प्रोसीड करती है, तो या तो वो वैल्यू यूज़ करो या तो ये वैल्यू यूज़ करो। अब सिंपल बात ही सुनना मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, अगर हमारे पास के की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो अगर के की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की भी इंक्रीज़ करेगी, हमारे पास वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेंगे हमारे पास। और उसके बाद अगर हमारे पास रिड्यूस्ड म्यू की बात करें, तो बताओ बेटा म्यू का क्या होगा, म्यू हमारे पास क्या होगा, इस केस में म्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी भी। अब म्यू का रोल क्या, देखो भी यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताऊँ आपको, आप यहाँ से देखो भी, अगर आपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की तो के बढ़ेगा, और अगर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती तो आपका म्यू घटेगा, मतलब आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से आपका म्यू क्या होगा, डिक्रीज़ होगा भी यहाँ से, ये भी आपको याद रखना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। तो अगर आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई तो आपका म्यू क्या करेगा बेटा, यहाँ से म्यू रिड्यूस मास क्या करेगा, डिक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा आइसोटोप पे भी, आइसोटोप पे बताएंगे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। हो गया बेटा 8 पॉइंट। अब बेटा हमारे पास उसके बाद 8 पॉइंट पता है, 9th पॉइंट आएगा यहाँ पे। सो 9th पॉइंट क्या होगा भाई, यहाँ पे हम निकालते हैं वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बेटा सीधे सीधे दो फॉर्मूला आपको, एक लीनियर मॉलिक्यूल, उसके लिए क्या होगा, तो पहले लीनियर मॉलिक्यूल, दूसरा हमारे पास बेटा कौन सा, हमारे पास आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए दूसरा होगा बेटा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के। देखो लीनियर मॉलिक्यूल हमारे पास है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे 3n-5। अच्छा, नॉन लीनियर में क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 3n-6। अब फ़र्क यहाँ पे ये कि भी ट्रांजिशन लेवल दोनों में 3 होते हैं, बट लीनियर मॉलिक्यूल में रोटेशन लेवल 2 ही होते हैं और इसमें 3 होते हैं, इसलिए हमारे पास 6 आ जाता है। अब जैसे लीनियर मॉलिक्यूल एग्जाम्पल हो तो मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड लेता हूँ, मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल लेता हूँ, या फिर मैं लेता हूँ एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन का फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे C2H2, तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो पहली बात इसमें अगर हम CO2 की बात करें, CO2 की बात करें यहाँ पे भाई बताओ टोटल वाइब्रेशनल लेवल कितने आएंगे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे, तो वो आएंगे हमारे पास आपका 3n, कितने एटम, यहाँ पे एटम 3 है हमारे पास, 3-5 दैट इज इक्वल टू 9-5 इक्वल टू 4। तो 4 तरह की वाइब्रेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। 4 तरह की वाइब्रेशन क्या है, यहाँ पे लेता हूँ मैं बेटा वाटर लेता हूँ पहले,
तो वाटर के केस में अगर मेरा वाटर नॉन लीनियर है हमारे पास है, इसमें भी 3 एटम है, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6 होगा, 3 तरह के मोड्स आएंगे यहाँ पे। बेंजीन की बात करूँ, बेंजीन भी एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 हमारे पास, इसमें टोटल बाई 3 इंटू एन, एन हमारे पास यहाँ पे 6 6 12 हो गया, यहाँ पे 12 माइनस हमारे पास 6 फॉर्मूले का, और 12 3 36, 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30 मोड्स आएंगे हमारे पास। तो पहले वाटर की बात करता हूँ। अगर मैं वाटर की बात करूँ यहाँ पे 3 मोड्स है, अगर मैं बात करूँ CO2 की यहाँ पे 4 मोड्स है। अब ये 4 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है और ये 3 मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन तो मैंने बताया नहीं, बट यहाँ पे याद रखना मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास होते हैं। अगर मैं थोड़ा मोड ऑफ वाइब्रेशन पे आ जाऊँ तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर मैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पे आ जाऊँ तो मैं थोड़ा सा एक बता दूँ आपको। देखो, जब भी वाइब्रेशंस होती हैं हमारे पास तो 2 तरह की वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास आपको वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग बोलते हैं। तो बेटा एक आती है हमारे पास स्ट्रेचिंग, एक आती बेंडिंग, बेंडिंग को हम डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग हमारे पास 2 प्रकार की आती है, एक आती है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, एक आती है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और बेंडिंग भी हमारे पास आती है टोटल 4 प्रकार की, जिसमें 2 इन प्लेन और 2 आउट प्लेन। अब ये 4 कौन कौन सी हैं? एक होती है बेटा सीजरिंग, ठीक है, सीजरिंग जिसमें सीजर की तरह मोमेंट होती है हमारे पास। एक होती है रॉकिंग, ठीक है, एक होती है रॉकिंग। रॉकिंग में जो मोमेंट होती है बेटा हमारे पास वो क्या है कि भाई दोनों मॉलिक्यूल एक तरफ आते हैं। वेगिंग कुत्ते की दुम का तरह मोमेंट होती है, अप एंड डाउन साइड वाइज कुछ ऐसा है ना। और ट्विस्टिंग बेटा हमारे पास एक आती ट्विस्टिंग हमारे पास, ठीक है। ये 4 तरह की हमारे पास बेंडिंग होती हैं। हमेशा याद रखना स्ट्रेचिंग की फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेटा, तो याद रखना स्ट्रेचिंग की फ्रिक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होती है किसी भाई यहाँ पे फ्रिक्वेंसी या बेंडिंग, तो ये भी आपको याद रखना। एनर्जी भी स्ट्रेचिंग की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बेंडिंग, क्योंकि बेंड करने के लिए एनर्जी कम लगेगी, बट स्ट्रेच करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एनर्जी लगेगी यहाँ पे, ठीक है भाई। तो अब हमारे पास CO2 में क्या क्या है, कौन कौन सी वाइब्रेशन है, क्या क्या हमारे पास मोड्स हैं। यूजली यहाँ पे बात होगी हमारे पास जो मोड्स की, वो 4 मोड्स कौन से हैं। तो 4 मोड्स की बात की जाएगी हमारे पास CO2 के केस में। तो अगर हमारे पास CO2 का मॉलिक्यूल है, बाय द वे ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास है, तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि पहले सिमेट्रिकल स्ट्रेच करे, जितना ये बॉन्ड लंबा हो जाए उतना ये बॉन्ड लंबा हो जाए, सिमेट्रिकल स्ट्रेच करे। सिमेट्रिकल स्ट्रेच में इसकी जो वाइब्रेशंस आएंगी हमारे पास V1 कितना आएगा यहाँ पे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इसका जो सिमेट्रिकल स्ट्रेच आता है उसकी वैल्यू होगी भाई बेटा हमारे पास 1340 सेंटीमीटर इनवर्स। पहली बात यहाँ पे। दूसरा, फिर अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल बेंडिंग हो रही है यहाँ पे, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, मान लो एक तरफ से बॉन्ड हमारे पास ज़्यादा बढ़ गई, एक तरफ से हमारे पास कम बढ़ गई, तो पहला एसिमेट्रिकल स्ट्रेच हो गया, दूसरा हमारे पास एसिमेट्रिकल स्ट्रेच हो गया हमारे पास। इस केस में क्या होगा, इस केस में जब हम बात करें यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्ट्रेच में जो आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वाइब्रेशन की होगी हमारे पास वो होगी ज़्यादा, दैट इज़ 2849 सेंटीमीटर इनवर्स। 2 चीज़ें। अब हमारे पास इसमें क्या होगा, दूसरा केस हमारे पास ये भी है कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारे पास मॉलिक्यूल इस तरह से भी बेंड कर सकता है हमारे पास। मान लो बेंडिंग कैसे हो रही है हमारे पास, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक तरफ आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। और एक ऐसा भी केस हो सकता है हमारे पास कि भाई बेंड हो रहा है हमारे पास, बट एक मिनट ऊपर शो कर रहा है, एक मिनट नीचे शो कर रहा है हमारे पास, कुछ इस तरह भी हो सकता है हमारे पास यहाँ पे, तो ये भी हो सकता है हमारे पास। अब इन दोनों में से V3 और V4 दोनों के दोनों डीजनरेट है, मतलब सेम है हमारे पास। 667 की बात करते हैं यहाँ पे भी बात करते हैं 667 की, इसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्प्शन हमारे पास है, तो ये होगा बेटा यहाँ पे। तो ये जो है ये बेंडिंग्स हैं, ऊपर वाली हमारे पास स्ट्रेचिंग्स हैं हमारे पास, तो यू नो स्ट्रेचिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बेंडिंग, हो गया यहाँ पे। और V3 और V4 आर बेसिकली व्हाट दे आर डीजनरेट, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं चाहिए, तो इनको डीजनरेट बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे हाईएस्ट कौन सी यहाँ पे याद रखना, सबसे हाईएस्ट है एसिमेट्रिक की फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच हमारे पास, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ये भी याद रखना यहाँ पे, कभी पूछा जा सकता। अच्छा भी अब हमारे पास जो 3 मोड्स हैं वाटर वो क्या है यहाँ पे, 3 मोड्स ऑफ वाटर क्या है। अब वाटर का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरह से कुछ वाटर का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। पहला केस आपको यहाँ पे बता दूँ, तो पहला केस ये है कि भाई अगर ये नीचे को ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे कर रहा है हमारे पास, अपवर्ड कर रहा है, सिमेट्रिकल हो गया जितना बैंड हमारे पास यहाँ पे। देखोगे भी इसका वैल्यू आता है हमारे पास 36 एंड 67 सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको लिखेंगे V1। दूसरा केस बेटा यहाँ पे, अब ये भी सिमेट्रिकल हमारे पास है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये डाउनवर्ड ये टॉपवर्ड, ठीक है। तो ये आता हमारे पास आपका नियर अबाउट हमारे पास 1595 सेंटीमीटर इनवर्स। लास्ट केस में हमारे पास परपेंडिकुलर टाइप में, एक इधर जा रहा है, एक H एटम यहाँ पे ऑक्सीजन उधर जा रहा है, पेंड कर रहा है, यहाँ पे ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको ऊपर खींच रहा है, तो ये आएगा हमारे पास बहुत ज़्यादा, एंड अप्रॉक्सीमेटली 37
एंड नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा हमारे पास, ये हो गया परपेंडिकुलर में टाइप में, ठीक है। ये तीन हो गए यहाँ पे इसके। तो तीन मोड्स यहाँ पे क्या है, चार मोड्स हमारे पास क्या है, सिंपल आप याद रखें, मोड्स को याद करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, सिर्फ आपको देखना कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो थोड़े कुछ पॉइंट यहाँ पे, अब जितने भी मोड्स बताए सबसे पहले याद रखना कि भाई ये स्ट्रेचिंग सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है, ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमारे पास हो सकता है हमारे पास ये दो तरह की बेंडिंग्स हैं हमारे पास हैं। अब ऐसे भी मॉलिक्यूल यहाँ पे कर रहा है, जो भी कर रहा है वाइब्रेशन हमारे पास, अब ये दो डिजरेट हमारे पास है। और अगर मैं पूछूँ इसमें सबसे, अब आप देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हमारे पास में क्या है, आपका मॉलिक्यूल IR इनएक्टिव भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट उतना चेंज नहीं होगा, बाकी सारी हमारे पास क्या, बाकी सारी एक्टिव भी। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे आपके CO2 की, अच्छा वाटर की, सॉरी, तो वाटर में आपका V1 और V2 ऑलमोस्ट आपका सिमेट्रिक है, पहली बात ये सिमेट्रिक है, ठीक है। V3 हमारे पास आपका जो है यहाँ पे V3 मतलब ये आपका एसिमेट्रिक है, ठीक है। फिर हमारे पास V1 और V2 आपके देखो यहाँ पे पैरेलल हैं, ये सिमेट्रिक और पैरेलल हैं, और V3 आपका एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारे पास है, मोड्स इनके जो है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हमारे पास है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना कौन थे कैसे कैसे मोड्स होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं भाई हमारे पास 10th पॉइंट। तो बेटा 10th पॉइंट, अब आएंगे 10 पॉइंट पे। 10 पॉइंट जो हम बात करते हैं यहाँ पे, 10 पॉइंट की जो बात होगी बेटा वो होगा प्योरली बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज की बात होगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज कैसे निकाले हमारे पास, ये सॉरी पहले बॉन्ड लेंथ कैसे निकाले, तो हाउ टू फाइंड बॉन्ड लेंथ। देखो बॉन्ड लेंथ का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बॉन्ड लेंथ का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट आपको याद रखना है कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/k का 1/3, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। R इज प्रोपोर्शनल टू 1/k की पावर 1/3, बस ये आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंटली याद रखना है, जब भी आप बॉन्ड लेंथ की बात करें यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपकी म्यू बार बढ़ रहा है तो K बढ़ रहा है, और जब K बढ़ेगा तो आपका R क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। बस ये आपको इतना सा याद रखना है हमारे पास। डन है बेटा यहाँ पे। अब बेटा 11th पॉइंट हमारे पास आता है आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता है कि भी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की बात करें, ये क्या होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1/2π√k/μ। तो सिंपल सी बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है हमारे पास, तो बताओ बेटा हम क्या होगा इस केस में, म्यू हमारे पास डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं HCl की बात करूँ और हमारे पास DCl की बात करूँ, जो HCl में एटॉमिक नंबर है इसका 1, एटॉमिक मास भी 1 है, इसका एटॉमिक मास है 2, हमारे पास आइसोटोप बढ़ा, सिंपल सी बात है आइसोटोप बढ़ा हमारे पास। तो भाई देखो इसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, आइसोटोप मास बढ़ा तो फ्रिक्वेंसी कम, इसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे मास कम है, और इस केस में यहाँ पे मास बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बेटा इसकी क्या होगी, कम होगी। ये भी आपको यहाँ पे सिंपलीफाई याद रखना। डन यहाँ पे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने यहाँ पे बता दिया है कि हमें कैसे निकालना है यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट। हमारे पास आइसोटोपिक इफेक्ट बहुत सिंपल हमारे पास है, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे क्या करने की, क्या नहीं किया जाए। तो अगर मैं आपसे बता दूँ कि बताओ भी अगर म्यू का ऑर्डर, म्यू तो मास पे डिपेंड करता है, CH बॉन्ड का हमारे पास कम होगा एज़ कम्पेयर टू CF बॉन्ड, एज़ कम्पेयर टू CCl बॉन्ड, एज़ कम्पेयर टू CBr बॉन्ड, क्योंकि भी कार्बन तो कांस्टेंट है बट हमारे पास हाइड्रोजन का मास कम है, सबसे मास ज़्यादा है ब्रोमीन का। तो बताओ अब इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी हमारे पास, तो वो जिसका मास कम होगा, तो जिससे हमारे पास CH की ज़्यादा होगी, उसके बाद बेटा CF की कम होगी, मतलब कि उसके बाद CCl की, और सबसे कम होगी भाई किसकी, CCBr की। ठीक है बेटा, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना यहाँ पे, अब आपको ये तो बता दिया मैंने, डन। अब हमारे पास बेटा यहाँ पे आती है फ्रीक्वेंसी की बात, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्प्शन की बात आती है। तो लास्ट पॉइंट आता है, 12th पॉइंट आता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी की बात आती है। बहुत लंबा टॉपिक तो नहीं यहाँ पे बताऊँगा, कुछ फैक्ट हमको बताऊँगा। तो बेटा लास्ट पॉइंट 12th पॉइंट, अब हमारे पास IR फ्रीक्वेंसीज की बात है, IR
फ्रीक्वेंसीज की। देखो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक हमारे पास रखो फिंगरप्रिंट रीजन, एक रखो फिंगर प्रिंट रीजन, एक रखो फंडामेंटल या फंक्शन ग्रुप, सॉरी नॉट फंडामेंटल, फंक्शन ग्रुप रीजन। जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो रेंज करता है हमारे पास 667 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1500 सेंटीमीटर यूनिवर्स तक। और जो फ्रीक्वेंसी रीजन हमारे पास है किसका बेटा, हमारे पास फंक्शन ग्रुप का, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर याद रखना यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ दिस इज वेव नंबर, वो रेंज करता है हमारे पास 1500 से लेके कहाँ तक बेटा 4000 तक। 4000 के ऊपर कोई भी हमारे पास यहाँ पे आपकी वाइब्रेशंस नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि 400 रीजन मैंने लास्ट बताए थे आपको, याद होगा आपको। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है, पहला पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको यहाँ पे मैंने ये सेपरेट वीडियो बनाई है, इसमें आपको याद रखना है फंक्शनल ग्रुप की बात करें यहाँ पे, सिर्फ इसको याद रखना है कि इसमें क्या क्या आता है। देखो अभी पहला आपको याद रखना है OH के बारे में। OH का कहाँ आता है, तो अगर मैं एल्कोहल और फिनोल की बात करूँ तो रेंज आता है बेटा हमारे पास एल्कोहल फिनोल का जो रेंज आता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3600 से लेके 3650 तक। वो भी कब बेटा, जब हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, देयर इज़ नो हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बढ़ने से बेटा हमारे पास वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का है वो डिक्रीज़ होती है। अब कितनी आएगी वैल्यू यहाँ पे, तो ये आएगी 3200 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 3400 तक। तो याद रखना पहला केस, इससे आपको पहला याद रखना यहाँ पे, और हाइड्रोजन बॉन्ड से पीक भी ब्रॉड हो जाएगी, पहला केस, नंबर 1 केस। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी COH ग्रुप है, तो उसमें क्या होगा, उसमें बेटा वैल्यू थोड़ी कम होगी हमारे पास, वैल्यू रेंज आएगी हमारे पास 2400 से लेके कहाँ तक 3400 तक। तो कभी OH बॉन्ड का, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट नंबर 2 पे आते हैं, हमारे पास NH बॉन्ड की बात करते हैं। NH बॉन्ड प्राइमरी माइंस में या फिर आपके सेकेंडरी माइंस में, माइट्स में रहती है। वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ पे 3100 से लेके वहाँ के 3500 तक आती है, यहाँ पे भी वैल्यू हमारे पास, ठीक है। फिर बेटा हमारे पास थर्ड आपको याद होगा कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH की बात करते हैं, या डबल बॉन्ड CH की बात करते हैं, सिंगल बॉन्ड CH की बात करते हैं, इनमें वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो यहाँ पे आपका sp करेक्टर है बेटा, यहाँ पे आपका sp2 करेक्टर बेटा, यहाँ पे आपका sp3 करेक्टर है। तो जिसमें s ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा, जिसमें s ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा। तो यहाँ पे आती बेटा 3300 के पास में सेंटीमीटर यूनिवर्स, यहाँ पे आती 3000 के रेंज के साथ में अप्रॉक्सीमेटली 3100 तक। यहाँ पे वैल्यू कम होगी 350 के पास में लेके कहाँ तक बेटा 3150 के पास में अप्रॉक्सीमेटली थोड़ी वैल्यू कम आती है। CH बॉन्ड में और कम होगा, सॉरी मैंने एरोमेटिक का बताना, मैंने ये एरोमेटिक का है, डबल बॉन्ड एरोमेटिक में। और अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड की बहुत कम होगी, सिंगल बॉन्ड की बहुत कम होगी। तो अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे भी sp2 है। अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें कम होगी, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास मान लो 1600 के बीच में आएगी यहाँ पे, ठीक है। हो गया भी यहाँ पे 3 पॉइंट। तो अब ये देखो ये सारी वैल्यू याद। इसके बाद आपको याद रखनी कार्बोनाइल की, ये कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपको याद रखनी OH की एक रखने याद रखो NH की, बॉन्ड्स के हमारे पास, उसके बाद आएंगे कार्बोनाइल, और लास्ट में आएंगे हमारे पास कार्बन बॉन्ड्स की भी बात करेंगे। कार्बोनाइल में सबसे मैक्सिमम होती है बेटा एसिड क्लोराइड की, सबसे मैक्सिमम कितनी रेंज बेटा, कम से कम 1800 के पास में, ठीक है। और सबसे कम होती है बेटा एमाइड्स की, एमाइड की सबसे मिनिमम होती है। तो कितनी होती है बेटा यहाँ पे 1600 से लेकर 1680 तक, ठीक है। तो ये आपका, तो फर्स्ट में आपका मोस्टली आपका एसिड क्लोराइड आता है, उसके बाद आता है आपका एसिड एनहाइड्राइड आता है, उसके बाद आता है आपका एस्टर्स आता है, ये भी याद रखना। एस्टर के बाद आपका एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड के बाद आपका कीटोन आता है, कीटोन के बाद आपके आते हैं बेटा हमारे पास COO में कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ऑलमोस्ट दोनों बराबर ही आते हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है बेटा आपका एसिडामाइड आता है, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बता देता हूँ। 1800 के पास में ये आती बेटा एसिडामाइड की 2 पीक्स आती हैं, इसकी ट्विन पीक बनती हैं, याद रखना यहाँ पे ट्विन पीक देता है। एक आती कम से कम हमारे पास 1700
लगभग 60 पे, एक आती 1810 पे। एस्टा की बेटा यहाँ पे वैल्यू आती कम से कम 1740 से लेके 1760 तक, ठीक है। एल्डिहाइड की बेटा 1730 से लेके 1740 तक। कीटोन्स की 1705 से लेके बेटा 1725 तक। एसिड की बेटा 1700 लेके 1725 तक। अगेन दोनों के लिए बराबरी आती हैं। एसिड की भी यहाँ पे एसिड एनाइड की आती है बेटा 1680 के पास में, 1630 से लेके बेटा कहाँ से 1680 तक। ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे रेंज करती है हमारे पास। तो आई होप कि भी जो वैल्यू बताई वो आपके थोड़े बहुत मैच करती है। अब लास्ट जो आपको याद रखना, फोर्थ पॉइंट, दैट इज कि भी हमारे पास देखो अभी एक चीज़ हमने पढ़ी थी पीछे फॉर्मूले में, डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई और रूट ऑफ के अपॉन म्यू। अगर के बड़ा, फोर्स कांस्टेंट बढ़ता है हमारे पास, तो आपकी म्यू की वैल्यू भी, एब्जॉर्प्शन वैल्यू भी बढ़ती है हमारे पास। तो ट्रिपल बॉन्ड में फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा रहता है, जितने बॉन्ड बढ़ेगा उतना, तो डबल बॉन्ड में कम होता है फोर्स कांस्टेंट, सिंगल बॉन्ड में और कम होता है हमारे पास, ठीक है। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात यहाँ पे हो रही है तो इसमें वैल्यू आएगी हमारे पास आपकी कम से कम 2100 लेके कहाँ तक 2200 रेंज तक हमारे पास, ठीक है। डबल बॉन्ड की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1680 से लेके बेटा कहाँ तक हमारे पास 1620 से लेके 1680 तक। सिंगल बॉन्ड की वही हमारे पास 1250 में, ठीक है। निपट गया यहाँ पे काम हमारे पास। तो याद रखना ये भी। अब यही लेक्चर हमारे को जो मैंने यहाँ पे बता दिया, दैट इज अनफ फॉर टुडे, और ये वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डील करा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।